morning, students. Today we will discuss about civics, chapter number 1, the Indian Constitution. The Indian Constitution means भारतीय संविधान. आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तथा भारतीय संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड बातों को जानेंगे. लेट अस स्टार्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद ए फुटबॉल. यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर में क्या है, एक हम विद फुटबॉल किसी एक फुटबॉल गेम के साथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको ये बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या चीज़, ये भारतीय संविधान क्या है. तो एक एग्जांपल के तौर पर एक फुटबॉल मैच से लेकर के करते हैं. मैनी ऑफ यू हैव प्रोबली हियर्ड ऑफ एन इवन प्लेड. बहुत सारे अपने खेल भी सुने के नाम सुने होंगे. तो फुटबॉल एक मैच उन्हीं में से है जिसको एज ए द नेम सजेस्ट दिस गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट. फीट मतलब पैरों से जो खिलाड़ी उनको खेलते हैं, इसीलिए उसका नाम भी फुटबॉल है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल. और ये जो फुटबॉल गेम है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, इसके भी नियम होते हैं. उन नियमों के अकॉर्डिंग ही फुटबॉल मैच को खेला जाता है कि द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोल कीपर. गोल कीपर को छोड़ करके कोई देन दिस द कंसीडर ए फॉल. फॉल माना जाएगा कहीं भी किसी भाग से वो टच हो जाता है केवल गोल कीपर को, क्योंकि गोल कीपर वो क्या करता है, गोल करता है. दूसरा वो जो उस मैच को स्टार्ट करता है तो सर्विस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए वो यूज़ उसको टच कर सकता है, लेकिन एनी प्लेयर नहीं करेगा. एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके, गोल कीपर को छोड़ करके. तो ये उसके क्या नियम्स हैं. स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड. वो पास करेगा, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. उसमें कोई प्लेइंग फुटबॉल में नहीं खेलेगा. सिमिलरली अदर गेम्स सच एज अ हॉकी और क्रिकेट. तो जैसे उसमें गेम होता है उसके नियम्स अलग होते हैं, हॉकी के अलग होते हैं, क्रिकेट के अलग होते हैं. तो ये यहाँ पर एक उसी टाइप से. तो जिस प्रकार से क्रिकेट वगैरह मैच आप लोग भी देखते भी हैं, मैं उसमें सभी देखते हैं कि उसमें जो कैच आउट होते हैं, रन आउट होते हैं, ये सब क्या उनके रूल्स चीज़ें हैं. रन आउट कब होगा, जब उनका एक प्लेयर जो डेस्टिनेशन प्लेसेस है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो वो रन आउट माना जाता है. ठीक है. तो इसी तरह से ये सारे क्या इनके रूल्स हैं, ये गेम्स के. एक एग्जांपल में क्या हो गया, ये जो गेम्स है वो सभी किस पर हैं, नियमों पर आधारित. तो इसी प्रकार से बहुत हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं. हमारे स्कूल में भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है. उसी टाइम सेम एज द एक देश, एक कंट्रीज़ को चलाने के लिए वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो रूल एंड रेगुलेशन होंगे. नहीं तो ठीक है, मानते हैं कि हमारा फ्री कंट्री है, हमें सब स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल स्वतंत्र कुछ भी करें, किसी को मार दें, वो कुछ कर दें. तो ये सब क्या, उसके लिए सजाएं होती नहीं होती. तो ये सब क्या है, नियम है. वही सब नियमों का जो समावेश किया गया, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस का जो कंट्रीब्यूशन किया गया, उनको एक कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग उनको कलेक्ट करके एकत्र किया गया, नियम्स को बनाया गया. वो सारे उसी को हम क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशंस बोला गया, जो संविधान के नाम से जाना जाता है. इस तरह से ये एग्जांपल जो हमने बताया, इस एग्जांपल से हम क्लियर हो जाता है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ये जो नियम्स वगैरह होते हैं. उसी तरह से हमारा इंडियन. तो वाई डज कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि लोकतंत्र में हमें ये किसी देश के लिए संविधान का महत्वपूर्ण होना, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है. जिसके लिए हमें जो कंट्रीब्यूशंस किया जाता है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, डायग्राम्स बना हुआ है, चित्र बना हुआ है. या अगर हम माने तो
क्योंकि आज विश्व में अधिकतर जो हमारा मोस्टली ये टॉपिक दिया गया है, इसमें यहाँ से देखते हैं टुडेज मोस्ट कंट्रीज़। आज जो विश्व के अधिकतर देशों के पास अपना एक अलग संविधान है, और अगर हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यदि उन सभी के लगाया सकता है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास उनका संविधान अवश्य होगा। जब हमारे पास है तो वहाँ भी होगा, क्योंकि वहाँ के नियमों के आधार पर ही वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चुका वो उनका। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस सेवरल पर्पस, एक सेवरल पर्पस के लिए संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, इट लेज अवर सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर सिटीजन्स स्टेट टू लिव्स इन। यानी यह दस्तावेज, ये इसको हम क्या बोलते हैं, संविधान का जो ये पुस्तक ही एक तरह से तो ये क्या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स हैं। उन आदर्शों को सूत्रबद्ध किया गया, यानी सूत्र का मतलब को जोड़ा गया है। उन आदर्शों को जोड़ा, आइडियल से मतलब आदर्शों को जोड़ा गया है, जिनके आधार पर नागरिक जो सिटीजन्स हैं वो अपने देश को, अवर कंट्री, अपने देश को अपनी इच्छा के, अपनी रिक्वायरमेंट के, अपने सपनों को के अनुसार रच सकते हैं। तो उसमें वो सारे समावेश उनको किया गया है। इसी प्रकार जो अगला है आपका, नेक्स्ट है, ए कंट्री इज यूजली मेक अप द डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल। तो ये संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। नेक्स्ट, ए कॉन्स्टिट्यूशन हैव सर्व्स एज द सेट ऑफ रूल्स। संविधान का मुख्य देश की जो राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्थाओं को तय करना, क्योंकि संविधान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसी देश के शासन की जो बागडोर होती है वो राजा, ये पहले राजाओं के हाथ में रहती थी, अब क्या तो मंत्रि परिषद के हाथ में रहेगी, राजा या मंत्रि परिषद जो भी उनके हाथ में रहेगी। तो इसलिए उसके अनुसार ही उनको एक देश का संचालन किया जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है क्या बना हुआ है। इस चित्र में क्या है कि जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ था उसमें शपथ ग्रहण वगैरह की थी, उसको डिक्लेरेशन हुआ था, उस पीरियड का ये यहाँ पर दिया गया है। असेंबली जो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू, वो एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उस जो संविधान असेंबली जो का मतलब सभा, उस सभा को संबोधित कर रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि इन 1934 में यहाँ पर दिया भी गया है, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि 1934 में जब लोगों ने देखा था कि बस सब गड़बड़ हो रहा, नहीं हो रहा है, हमारे जो अधिकार वो सब छिन गए हैं, तो उन्होंने एक अपना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी वो जो बनाए थे, एक संगठन बना हुआ था, उसके द्वारा 1934 में उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संवैधानिक रूप से जो सभा थी उसका गठन किया गया, उसकी उन्होंने डिमांड की गठन करने की। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, दिस सेशन फॉर द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी सभा का आयोजन किया गया, संगठित किया गया उसको, और फॉर्म ओनली द इंडियंस अगेंस्ट मोमेंटम, यानी उसमें जो सभी भारतीय जो थे वही उनको के लिए लाभकारी होगी। एंड दिस वाज द कन्वेंट द दिसंबर 1956, और इसको 1946 में किया गया। द फोटो ऑन पेज इसमें पर दे रखा है, सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये प्राइम मिनिस्टर को
उसके बारे में बता रहे हैं। बिटवीन दिसंबर 1946, दिसंबर बिटवीन का मतलब 1946, दिसंबर 1946 से लेकर के और नवंबर 1949 तक द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड, इसको बनाया गया। यानी इसको बनाने में लिखने में काफ़ी समय लगा था। आपको पता है कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को जो बनने में समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, क्योंकि यहाँ दिसंबर से और नवंबर से दे रखा है, तो ये वैसे भी यहाँ पर 2 वर्ष हो गया और 11 महीने हो गए, लेकिन वहाँ पर डेट भी फिक्स होती है, तो उसमें 18 दिन और थी, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इंडियन फ्री जो ड्राफ्ट हो गया था, और फ्री टू द शेप देयर डिस्टिनी एट लास्ट अंतम जाकर आफ्टर 150 ईयर, यानी 150 वर्ष के बाद ब्रिटिश रूल जो था 150 वर्ष यहाँ उनका शासन चला था। उसके बाद जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे उन्होंने अप्रोच की दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प्ड प्रोड्यूस, यानी क्योंकि स्वतंत्र हमारा देश हो ही गया था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद जब स्वतंत्र हो गया था तो हमें नए नियम बनाने थे कि जब हम कोई भी रूल्स नहीं बनाएंगे तो आगे हम उनको वर्क कैसे करेंगे। तो वो सारे जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो इसी जो जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, उसी को बनाने में जितना समय लगा वही संविधान बनकर के तैयार हो गया था। और रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन द चैप्टर, इस चैप्टर रिलेटेड उनके बारे में उन्होंने काफ़ी समय तक उसको अध्ययन सभी ने किया। और ये 26 जनवरी 1950 में जाकर के संविधान था वो लागू हुआ। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे इसमें और भी परिवर्तन हुए थे। अब आता कि हमें सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए भाई। तो इसमें कहा जा सकता है कि यदि यहाँ पर हम देखा जाए तो लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें संविधान के एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकत वाले समूह के लोगों को के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। इन नंबर क्या आगे कोई भी उस पर जो डिपेंडेंट ना हो, या कोई भी उस पर उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा कोई भी लॉजिकल या जो डिक्टेटरशिप थी वो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे ये कार्य किए गए जिससे कि उसमें उनका जो वर्चस्व है वो बना रहे। और तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए। ये let us try and understand what we mean by the through the दो contesting situations in the reaction history of नेपाल। यहाँ पर नेपाल के उसके बारे में दिया गया है कि वहाँ पर जो कंडीशंस थी उसके बारे में किस तरह से उन्होंने अपने नियमों को उल्लंघन किया। तो वो जो उनके नियम थे उन्हीं के आधार पर उनको वहाँ पर डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, तो इन सभी से यदि हम इनको देखा जाए, क्योंकि गुड कॉन्स्टिट्यूशंस डज नॉट अलाउ दीज ब्रेन्स द चेंज इज बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि अच्छी जो कौन सी संविधान होगा वो वहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको बदल देगा। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो, और ज़्यादा आसान होगा वो भी नुकसानदायक होगा। भारतीय संविधान के अंदर यदि कहा जाए कि संविधान क्या है, यानी व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस, तो कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो यहाँ पर व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज़ गवर्न। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उससे मतलब होता है जो भारतीय संविधान है ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर प्रत्येक नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसका ये देखा जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस ही क्या है, तो इम्पोर्टेंस पर्पस में आपको पहले बताया भी जा चुका था। तो जो सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन का इन द
डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम्स, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है राजनीतिक दृष्टिकोण से वहाँ पर उनका पॉलिटिकल सिस्टम्स है वो, जैसे अभी नेपाल के बारे में जो आप लोग स्टोरी पढ़ेंगे उसमें भी दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड है ये यहाँ पर दे रखा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रिटिकल रोल, उसका क्रिटिकल रोल होता है लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, क्योंकि उसके आधार पर जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं उन गाइडलाइंसों पर प्रत्येक नागरिक को चलना होता है, उसी के आधार पर कार्य करने होती हैं। जो भी उनका उल्लंघन करता है उसके लिए वो सज़ा का पात्र होता है, क्योंकि जो दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दी सोसाइटी, और इन समाजों के द्वारा ही उनकी डिसीजन मेकिंग डिसाइड किया जाता है। In a democracy, we choose out the leaders so that they can exercise power, responsibility, क्योंकि जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें भी ये कहा गया है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन आवर हमारे यहाँ पर होती है, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज़ देयर अथॉरिटी, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो उसका अपनी अथॉरिटी आने जाने पर वो उसका मिसयूज़ ना करें। इसलिए नियम वो सभी के लिए होते हैं। यदि ये गाइडलाइंस नहीं बनाई जाती संविधान के अंदर तो उसका उपयोग कोई भी उसका सत्ताधारी जो व्यक्ति है वो भी उसका उल्लंघन कर सकता था कुछ। लेकिन अब देखा गया आपने, अगर कोई भी, चाहे वो भारत का नागरिक, चाहे आम जनता हो, सोसाइटी समाज से हो, या कोई भी नेता है, कोई लीडरशिप है, उनको भी वही दंड के पात्र होते हैं, उनके लिए भी वो नियम लागू होते हैं। इसीलिए दस्तावेज ये तैयार किया गया जो भारतीय संविधान था, क्योंकि दिस misuse of the authority can result in gross injustice as the demonstrated in the classroom situations below, क्योंकि वो अलग अलग क्लासरूम सिचुएशन होती है। क्लासरूम का मतलब जैसे क्लास के अंदर कोई होती है तो एक सभी के लिए, जब हम इक्वलिटीज़ हमारे अंदर है तो हमें सभी को समानता देखना चाहिए, सभी के लिए नियम एक जैसे रखने चाहिए। यानी जिस जब वो चीज़ हम क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं तो वही चीज़ हमारी एक किसी देश को चलाने के लिए भी वही सिचुएशन बनाई जाती है, क्योंकि यही आगे जाता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो स्टडीज है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्न लेज डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी बाई अवर पॉलिटिकल लीडर्स। यदि इसको ले डाउन हो जाएगा तो निश्चित जो हमारी राजनीतिक जो नेता हैं जिनके उनकी अथॉरिटी के द्वारा चलाते उनका वो मिसयूज करेंगे। इनकेस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन द चैप्टर्स। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ आपको आगे मिलेंगी। मैनी ऑफ दीज द लॉज और द कंटेंट द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं, उनके बारे में आगे को बताया जाएगा। डू यू रिकॉल द चैप्टर्स ऑन द दलित राइटर्स, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उनका भी एक्सपीरियंस है स्कूल्स फ्रॉम द आवर क्लास 7 बुक में दे रखा था, पढ़ा था आप लोगों ने। तो उसमें भी इसी से रिलेटेड दिया गया था, कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो था उस पर उन्होंने कुछ फेस भी किया था, आपने ध्यान होगा अपने दलित लोगों पे। तो वो सब क्या था, उन्हें ज़्यादा तकलीफ दिया जाता था, उनको एक अछूत व्यक्ति माना जाता था। ये हमारे जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति जिन्होंने तैयार किया पूरा लिखा था, उसको ड्राफ्टिंग की थी, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और जिसके स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारतीय संविधान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे। और अस्थायी अध्यक्ष थे वो भी एक बने थे, सज्जानंद करके थे, स्टार्टिंग में ही थे, जिसको एक कुछ टेम्परेरी रूप से उनको बनाया गया था। तो इस तरह से ये भी जो ओम प्रकाश के बारे में बताया कि दलित परिवार से थे, तो उनको वो किया था। तो उस संविधान में भी इन्होंने बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, जो हमारे भारतीय संविधान के नायक कहलाते थे, इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनको भी, वो भी दलित से थे, उनके साथ भी शायद कुछ पुरानी घटनाएं जो आप लोगों ने पढ़ाई होंगी, आगे पढ़ाई भी जाए, बताया जाएगा, दलित से थे वो। तो इस तरह से तो उन्होंने उसको वहाँ पर वो भी किया गया था कि कोई मतलब उसमें नहीं, किसी के लिए अगर ऐसा कोई करता तो वो सज़ा का पात्र भी होगा। सबके लिए रूल, क्योंकि फ्री का मतलब स्वतंत्र थे, किसी धर्म को अपनाएं, किसी उसमें करें, उसके लिए सभी लोग बिल्कुल फ्री थे। चाहे वो डिस्क्रिमिनेटेड जो वर्ड हैं, ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, जैसे धर्म है, रेस लॉर्ड में कास्ट जाति है, जेंडर्स लिंग से मतलब है, या प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान से है। तो ये सब क्या इसके अंदर आता है? द राइट ऑफ इक्वलिटीज़। ये राइट टू इक्वलिटीज़ के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स का ही है,
गारंटेड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको किसके द्वारा गारंटेड किया गया है? बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमें प्रूफ हमारे पास होने से इंडियन, यदि इसका कोई एक उल्लंघन करता हो, वो कहता नहीं ये गलत है, ये हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो पूरे आर्टिकल्स हैं उनमें सभी में हर आर्टिकल अलग अलग है, उनमें सारे सभी को लिखा गया है। तो ये सब गारंटीड है किसके द्वारा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है। इसके द्वारा अनदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज in a democracy in the ensure that dominated group of does not use its power against other। दूसरे जैसे कोई अपना पावर ना दिखा सके, तो ये फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के फंक्शन थे। लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उन पर कोई पावरफुल व्यक्ति है वो अपना अधिकार ना जमा सके। द स्टोरी वर्ल्ड बिलो द डेमोन्स्ट्रेट ऑन सच सिचुएशन इज द क्लासरूम। क्लासरूम्स में इस टाइप की स्टोरी या उससे रिलेटेड सिचुएशन के बारे में बच्चों को बताया सकता है। यहाँ पर ये कहानी इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती हैं। यहाँ पर ये द गेम्स पीरियड इन अबाउट टू बिगिन स्टार्ट होता है, और ये नाउ वी प्ले क्रिकेट खेल रहे हैं। लेट्स प्ले बास्केटबॉल, अब कोई कह रहा है बास्केटबॉल खेलेंगे टुडे। तो यहाँ पर ये नहीं कि वो क्रिकेट जो क्रिकेट के इच्छुक है तो उनको क्रिकेट खिलाया जाएगा, जो बास्केटबॉल है उसको ऐसा नहीं है क्रिकेट ही सब खेलेंगे। अपनी अपनी हॉबी को बता। टीचर डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम, वो आप डिसाइड किसने किया? क्योंकि ये भी उसी के अंदर है, ये क्लासरूम्स के अंदर, वहाँ भी रूल रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि वहाँ भी स्कूल के लिए बनाए जाते हैं, वो सभी के लिए है। तो उनको सब प्रॉब्लम्स विद द शो हैंड्स कैसे उनको करना है, भाई फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, क्या खेलना है, वी हैव वॉन, वी वॉन। तो उनको क्या किया, अलग अलग उनको डिसाइड किया जाएगा कि उनको किसको किस में रखा जाएगा। जो जिसके इसमें इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको उस ग्रुप में रखा जाएगा। इस तरह से बहुत सारी ये समस्या हमारी पर्सनल वो उसी के अकॉर्डिंग उसी तरह से इसको ही बनाया गया है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली द कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर द माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूड द फॉर्म ऑफ द एनीथिंग्स दैट इज द रूटीनली अवेलेबल इन द मेजोरिटी सिस्टम। जो मेजोरिटी अपनी एकता होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ माइनॉरिटी सिस्टम भी रखे गए हैं। कुछ अलग अलग जो कास्ट सिस्टम माइनॉरिटी, जैसे हिंदू मुस्लिम का रखा गया, तो मुस्लिम हम देखो जैन समुदाय, मुस्लिम, ये सब किस में आते हैं? माइनॉरिटीज़ में आते हैं। हमारा जनरल, SC BC OBC ये सब आते हैं। उसके अलावा एक माइनॉरिटी ऑप्शन होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन है। द रीजन द वाई वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीजली टू प्रिवेंट दिस द मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज़ की, जो जिसकी मेजोरिटी हुई उसी के हिसाब से उनको भी अधिकार दिए जाते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों दी? टू सेव फ्रॉम आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए उनको। जिसमें सेकेंड स्ट्रेंज वट इज मीन वाई दिस द माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली, समय समय हम लोगों को स्ट्रांगली फील भी करते हैं अबाउट द इशू दैट माइट गो अगेंस्ट इन अवर लार्जर इंटरेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स। जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी सहायता कर दी है एज ए गार्ड्स के रूप में। लुक एट द स्टोरी वर्ल्ड, यहाँ पर उससे रिलेटेड स्टोरी दी गई है, उसको आप रीड कर सकते हैं। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हैव्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजंस। जो हमारे सर्टेन डिसीजंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उनको बचाव के लिए हमें ये सारे इफेक्ट दिए जाते हैं। इनको हम इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स का ये प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल सिद्धांतों पर काम होते हैं, उनमें विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बाद फॉर इट पॉसिबल टू मैनी पीपल्स हु लिव इन द डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स दैट हैज बिकम द एक्रोमिनियस दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर। क्योंकि कहीं कहीं माइनॉरिटी सिस्टम्स होते हैं, कोई डिक्टेटर से अपनी ज़्यादा माइनॉरिटी लोग हैं तो उसमें जो आगे बड़े वो लोग हैं जो अंटे छुआछूत वाले या इस तरह के, वो अपना अधिकार में मानते हैं कि हमारे हिसाब से, तो वहाँ पर भी संविधान में ये सारी चीज़ भी नेगलेक्ट है, सभी के लिए एक साथ। तो वो इसीलिए कोर्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि संविधान में के में सारे वो नियम्स हैं, उन्हीं को जो वहाँ के जो जजेज होते हैं या वकील के द्वारा जो जिरह होती है उनके द्वारा ये किया जाता है, तो उन्हीं के आर्टिकल्स के द्वारा ही उनको जानकारी होती है, उसी बेस पे इनको डिसीजन दिए जाते हैं। From the above decision, you will understand that the Constitution plays a very important role of the democratic society.
तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है ऊपर सारी डिसीजन जो आपने स्टोरी उनको भी और रीड करना है आप लोग बार। तो इनसे सभी से डिसीजन क्लियर हो जाता है कि जो यू विल अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं आप लोग, समझ गए भी होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो प्ले एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। आज ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसके अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी हमने की फ्रेम्स बताए थे उन्हीं के, जो आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, इनके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।